कल्पना कीजिए, सुबह स्कूल पहुंचते ही बच्चे क्लास में बैठने की बजाय 3 मिनट 10 सेकंड तक खड़े होकर गाते हैं वंदे मातरम के पूरे 6 छंद। फिर शुरू होती है पढ़ाई। लेकिन सवाल यह है, क्या देशभक्ति के नाम पर शिक्षा की शुरुआत में देरी सही है या फिर शिक्षा ही सबसे बड़ी देशभक्ति है? आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर वंदे मातरम बोलना। यानी कि हमें सबसे पहले देशभक्ति को आगे रखना चाहिए या फिर जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार सबसे पहले मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो खबर आ रही कि गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया जिसमें कहा गया कि अब सरकारी कार्यक्रम, स्कूल या फिर जितने भी औपचारिक आयोजन होते हैं उसमें वंदे मातरम जरूर बजाया जाएगा। यानी कि इसको अब जो है मैंडेटरी किया जा रहा है। इसी दौरान हर व्यक्ति का खड़े होना अनिवार्य भी किया गया है। आदेश के मुताबिक सभी स्कूल में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियम जो जारी किए गए उसमें राष्ट्र गीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। यानी कि जो 6 श्लोक थे उनको अब पूरी तरह से गाया जाएगा। पहले इनमें जो स्टार्टिंग के जो अंत के स्टार्टिंग में 2 या 3 श्लोक ही गाए जाते थे, लेकिन अब पूरे 6 अंतरे, जो 6 अंतरे रहते हैं वो पूरी तरह से गाए जाएंगे। कुल टाइम कितना लगेगा? 3 मिनट और 10 सेकंड। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। यानी कि जो स्टार्टिंग में जो भी वो मूल गीत था, यानी कि हमारा जो वंदे मातरम, उसमें पहले 2 अंतरे गाए जाते थे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रीय गीत गाया जा सकता है। इसकी पूरी लिस्ट देना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्लेसेस बताई गई हैं जहां पर जो राष्ट्रीय गीत है इनको गाना अनिवार्य कर दिए गए। पहली बार हुआ है कि जब राष्ट्र गीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। यानी कि ये काफी साल बाद, यानी कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसके अलावा केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये पूरे निर्देश, गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। अब देखिए नया प्रोटोकॉल क्या कहता है वंदे मातरम का। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत गाए और बजाए जाएंगे। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट और 10 सेकंड में गाने होंगे। जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके भी बांट सकेंगे जिसको जो है बोलना नहीं आता। इसके अलावा राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग जो वो सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा। यानी कि जो स्कूलिंग की शुरुआत, जो पढ़ाई की शुरुआत होगी, दिन की शुरुआत होगी सरकारी स्कूल में, उन सभी में ये गाना अनिवार्य है। कब कब गाया जा सकता है? राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में भी, राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह जिसमें भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री, इन सभी पर भी गाया जाएगा स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। अब देखिए नहीं गाया तो क्या हो सकता है? अभी तक कोई भी दंड या फिर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसको जो है एक तरह से देशभक्ति का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा खड़े ना होने की छूट कब कब मिल सकती है? जब किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के किसी हिस्से में राष्ट्रीय गीत को बजाया जा रहा हो, इस समय पर खड़े होना अनिवार्य नहीं रहेगा, क्योंकि इससे फिल्म प्रस्तुति में भी बाधा आ सकती है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में जो नियम है लागू नहीं किए जाएंगे। तो इसमें जो मंत्रालय ने कहा है कि अब से राष्ट्रीय गीत का आधिकारिक संस्करण ही गाया या फिर बजाया जाएगा। इसे सामूहिक गायन के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं वंदे मातरम की। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, ये 1875 में लिखा गया था। आनंद मठ जो है उनका एक उपन्यास है, उसमें इसको जो है छापा गया है। इसके अलावा 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका जो थी बंग दर्शन, उसमें उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में इसको इसको छापा गया था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया, और ये पहला मौका था जब किसी गीत को सार्वजनिक रूप पर सभी लोगों के सामने, यानी कि राष्ट्रीय सत्र पर गाया जा रहा था। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें उस समय पर नम हो गई थी। इसके अलावा
यहाँ पर आप कुछ रिवीजन पॉइंटर्स देख सकते हैं, इनके रचयिता, इनका प्रकाशन कब हुआ वंदे मातरम गीत का, और संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत इस गीत से होती है 14 अगस्त 1947 को। जब पहली बैठक होती है संविधान सभा की, उस समय पर भी शुरुआत जो है राष्ट्रीय गीत से ही की गई थी, यानी कि वंदे मातरम शुरू में गाया गया था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। ये सवाल उठता है जब कांग्रेस ने वंदे मातरम के अखीरले 3 से 4 छंद न बोलने पर, यानी कि कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कुछ सामुदायिक लोगों के द्वारा कि कुछ समुदाय की ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि इसमें जो अखीरले अंतरे आते हैं उसमें जो है जैसे देवी की मूर्ति पूजा का उसको मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, मूर्ति पूजा, उनके सामने झुकना, या फिर जो मातृभूमि यानी कि भारत माता की पूजा के बारे में बात कही गई है। तो इसको जो कुछ समुदाय के लोग अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं कि वो सिर्फ एक ईश्वर के अलावा किसी और के आगे नहीं झुक सकते। इसी वजह से जो है कांग्रेस ने उस समय पर क्या किया था, एक कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस और भी व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया कि जो वंदे मातरम है उसके अखीरले जो मतलब 4 जो छंद रहेंगे, 3 या 4 छंद जो रहेंगे, श्लोक, सॉरी छंद नहीं, जो श्लोक रहेंगे उनको बोलना अनिवार्य नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग के पहले 3 जो श्लोक है उनको गाना ही अनिवार्य, यानी कि वो गाना ही सबके लिए जरूरी है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने 1 घंटे की स्पीच में क्या कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। नेहरू को लगता था कि इससे मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है। पीएम ने क्या कहा कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ है, वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी थी। हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो हमारे जो महात्मा गांधी है राष्ट्रपिता, उनको भी एक तरह से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि इनमें ये जो श्लोकों को हटाया जा रहा है या इनको कम किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं था कि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उनको इस चीज से बुरा लगा, बल्कि वो इस चीज को सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसके अलावा यानी कि उन्होंने कहा कि 1947 में देश आजाद होने के बाद चुनौतियां बदली, प्राथमिकताएं भी बदल गई, लेकिन भारत पर जब जब संकट आए देश हर बार वंदे भारत की भावना के साथ आगे बढ़ता आया है। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर तरफ वह भाव दिखाई देता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर काफी विवाद खड़ा किया था लोकसभा में। अब देखिए वंदे मातरम के 4 छंद क्यों हटाए गए थे, इसमें हम सभी को पता है, हमने अभी थोड़ी पृष्ठभूमि देखी कि कुछ ऐसे यहाँ पर मतलब उसमें कुछ ऐसी वर्डिंग थी जो मुसलमानों की भावनाओं को असहज करती थी। इसकी भाषा इतनी कठिन है कि बिना डिक्शनरी के समझना मुश्किल है। उस समय वंदे मातरम को लेकर देश में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू को यह विवाद एक साजिश का हिस्सा लगता था। इसी मुद्दे पर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह लेने की बात भी लिखी थी, यानी कि एक चिट्ठी लिखते हैं जहां पर उनसे सलाह ली जाती है। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 पैरा में से 4 पैरा हटाने का फैसला लिया गया था। 22 अक्टूबर 1937 को हुआ यह फैसला। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू सहित और भी वरिष्ठ नेता इस कमेटी में शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पर आप और कुछ जो है रिवीजन पॉइंटर्स देख सकते हैं। इसमें जो बताया गया कि पहली बार इसको कब गाया गया, कब इसको नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया, कब इसको यानी कि इसका जो टाइमिंग वगैरह की गई, तो कहां पर गाया जाना चाहिए कहां नहीं, आप यहां पर इसकी एक टाइमलाइन देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है। क्या ये अनिवार्य कर देना जरूरी है, यानी कि क्या संविधान में इसके प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी जो राष्ट्रीय गीत है, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसको सभी लोगों पर अनिवार्य करना होगा। तो अनुच्छेद 51A क्या कहता है, जो हमारे मूल कर्तव्य का एक हिस्सा है, नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन का सम्मान करें। इसमें राष्ट्रीय गीत या वंदे मातरम का नाम बिल्कुल डायरेक्टली नहीं लिया गया है, केवल राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का ही उल्लेख मिलता है। राष्ट्रीय गान के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में कानून के प्रावधान दिए गए जिसमें अपमान पर सजा दी जा सकती, लेकिन वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई भी कानून या फिर संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
इसके अलावा वंदे मातरम की स्थिति क्या है अभी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बयान के माध्यम से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में जितनी भी भूमिकाएं निभाई गई हैं इस गीत के द्वारा और राष्ट्रगान के मान सम्मान इसको मिलना चाहिए। इसके अलावा संविधान सभा ने केवल पहले 2 छंद को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन संविधान में इसके मूल पाठ में कोई भी इसका मतलब स्थान नहीं है। संविधान में ये नहीं कहा गया कि इसका मूल पाठ क्या या फिर क्या नहीं, ये एक परंपरा और सरकारी मान्यता पर आधारित है। इसमें कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं दिखता, ना ही इसमें यह लिखा है कि ये सभी लोगों पर लागू किया जा रहा है। अब देखिए इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही सरकार के द्वारा। आपने देखा होगा 2025 में भी ये मुद्दा यानी कि ये काफी ज्यादा उठा था कि वंदे मातरम हर व्यक्ति के लिए गाना जरूरी है। क्या अब सिर्फ वंदे मातरम गाने से ही देशभक्ति सामने आएगी? क्या इसको गाने से ही पता चलेगा कि लोगों के मन में देश के प्रति कितना प्यार है? अब इसको लागू क्यों किया जा रहा है? तो 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2025 को पूरे वर्ष भर की राष्ट्रीय स्तर पर समारोह में इसकी समारोह की शुरुआत की थी। इसके अलावा साल भर का अभियान चल रहा है जिसमें गीत की मूल भावना पूरे 6 छंदों को बहाल करना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि अब जो हमारी भारत सरकार गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये फैसला लिया जा रहा है कि ये पूरा अभियान रहेगा पूरे साल, यानी कि वंदे मातरम को लेकर ऐसे ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो इतिहास में कभी नहीं लिए गए। इसके अलावा और क्या कारण है इसका कारण एक ही है कि मूल रूप से इसको बहाल करना, यानी कि जो पहले से केवल पहले 2 छंद गाए जाते थे और अब इसे सरकार जो है पूरे 6 छंदों को गाने के साथ आधिकारिक एक संस्करण मान रही है, ताकि गीत की जो मूल शक्ति है या फिर स्वतंत्रता संग्राम वाली भावना है उसको वापस लाया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को मजबूत करना, यानी कि जो होम मिनिस्ट्री क्या कहती है कि राष्ट्रगान के समान प्रोटोकॉल बनाना है, इसका खड़े होना। इसके अलावा वंदे मातरम पहले, बाद में जन गण मन बाद में गाया जाए। सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम में इसकी अनिवार्यता कर दी गई है। इसके अलावा राजनीतिक सांस्कृतिक एजेंडा भी दिखाई देता है इसमें। कुछ रिपोर्ट्स में इसे आरएसएस बीजेपी की लंबे समय से जो भी चाल वगैरह चली आ रही या फिर जो लंबे समय से उनकी मांग चली आ रही है यहाँ पर, यानी कि उनकी डिमांड का हिस्सा बताया जा रहा है। पिछले साल संसद में इसी पर बहस की गई थी कि जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने गीत को कमजोर कर दिया इसके कुछ छंदों को हटाकर। अब 150वीं वर्षगांठ पर इसको फिर से पूरा करने का एक प्रण लिया जा रहा है, एक वादा किया जा रहा है देश की जनता से। तो ऐसी ये सभी एजेंडा को ध्यान में रखकर इसको लागू किया जा रहा है। अब देखिए संविधान में धर्म का मौलिक अधिकार क्या कहता है, यानी कि कोई भी धर्म का जो व्यक्ति है जिसके लिए ये वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाना अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है, तो संविधान में इसका क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि हर नागरिक को अपनी धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता है, अपने धर्म की स्वतंत्र रूप से अभ्यास करना, प्रचार करना या फिर प्रसार करने का भी अधिकार है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। इसके अलावा अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक संस्थानों को अपनी परंपराओं को प्रबंधन करने का पूर्ण अधिकार है। 27 आर्टिकल क्या कहता है? राज्य करों से किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को आगे नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये इस धर्म का जो है गान, आपको इस धर्म का गीत पूजा पाठ पूजा जो भी है वो अनिवार्य है, ये नहीं किया जा सकता। साफ साफ संविधान में लिखा है अगर ऐसा कुछ किया भी जाता है किसी के द्वारा भी, किसी भी राज्य के द्वारा, तो उस पर जो है उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा। इसके अलावा वंदे मातरम गाने का प्रावधान क्या किया गया? अब देखिए विवाद क्यों इसमें। सबसे पहले तो गीत में जो मातृभूमि को दुर्गा लक्ष्मी जैसी देवी के रूप में वर्णन किया गया, कुछ धर्म जिसमें इस्लाम के कुछ समूह उसमें जो एक मोनोथिज्म को मानते हैं, यानी कि अकेश्वरवाद के खिलाफ मानते हैं। जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठनों ने इसे अनुच्छेद 25 के खिलाफ बताया है।
लेकिन आदेश में जबरदस्ती नहीं कही गई है। यह सरकारी औपचारिक आयोजनों तक ही सीमित है और सिनेमा घरों को छूट है। इसमें सरकार का क्या तर्क है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का उद्देश्य अनुच्छेद 51A यानी कि जिसका मूल कर्तव्य क्या है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, उससे जुड़ा हुआ है। तो सरकार अपना तर्क रख रही है। इसके अलावा धर्म का अधिकार या फिर इसको गाना जरूरी है, तो इसमें क्या है, तो हमने अभी संविधान में देखा कि धर्म का मौलिक अधिकार ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर हम देखें कि क्या चीज जरूरी है इसमें, यानी कि धार्मिक अधिकार हमारे लिए जरूरी है या फिर वंदे मातरम को गाना। तो सबसे पहले तो मौलिक अधिकार ही सबसे ऊपर रहते हैं। संविधान सर्वोच्च है। कोई आदेश या कानून जो मौलिक अधिकारों से टकराता है वह अमान्य हो सकता है, यानी कि उसको हम जो है निग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य की नीतियों से भी ऊपर है जब तक सार्वजनिक हित उसमें ना हो। जैसे कि युद्ध, आपातकाल जैसी स्थिति में जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अगर गाना स्वैच्छिक हो या फिर धार्मिक विश्वास से ना टकराए तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से इसको गाना चाहता है उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन किसी पर हम बंदिश या फिर किसी पर हम थोप नहीं सकते कि आपको ये गाना जरूरी है। इसके अलावा संविधान में प्राथमिकता क्या दी गई है, यानी कि अगर हम संविधान की बात करें तो उसमें क्या है, यानी कि शिक्षा जो है, शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। यानी कि अब शिक्षा जो भी हमारे सरकारी संस्थान है उसमें वंदे मातरम को अनिवार्य किया जा रहा है। इसमें शिक्षा से सबसे ऊपर मतलब शिक्षा को ऊपर रखा जा रहा है या फिर वंदे मातरम जहाँ हमारे जो देशभक्ति है उसको ऊपर रखा जा रहा है। तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जिसमें आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो है उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको पता ही है RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है। इसके अलावा यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हिस्सा है। केशवानंद भारती केस इससे रिलेटेड है। राज्य का फर्ज है कि शिक्षा को सबसे पहले सुनिश्चित करें और RTE एक्ट 2009 इसको लागू करता है। इसके अलावा शिक्षा बच्चे के समग्र विकास, ज्ञान, कौशल भविष्य के लिए आधार है और बिना शिक्षा के कोई भी अन्य अधिकार जिसमें रोजगार, समानता, ये व्यवहारिक नहीं रहते हैं। इसके अलावा वंदे मातरम गाने का क्या अधिकार है इसमें, तो ये मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। लेकिन वंदे मातरम को संविधान में राष्ट्रगान की तरह पूरी तरह से अनिवार्य नहीं किया गया। परंपरा और संविधान सभा की 1950 की मान्यता पर आधारित है। गृह मंत्रालय का आदेश कार्यकारी निर्देश है, न कि संवैधानिक प्रावधान। यानी कि जो अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं ये कार्यकारी आदेश है, निर्देश है। संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं। अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता तो उस पर संविधान का हवाला देकर कोई भी आरोप या फिर मतलब उस पर कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता। अगर ये शिक्षा में बाधा डाले या फिर धार्मिक स्वतंत्रता से टकराए तो इसको चुनौती दी जा सकती है, यानी कि इसके खिलाफ भी PIL जो याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिजॉय इमैनुअल केस 1986 में कहा था कि राष्ट्रगान गाना जबरदस्ती नहीं किया जा सकता अगर धार्मिक विश्वास के खिलाफ हो। देशभक्ति जबरदस्ती से नहीं आती। तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना है तो वो किसी गीत गाने से या फिर कुछ शो करने से नहीं दिखाई देती। देशभक्ति जो है वो हमारे मन में होती, यानी कि जबरदस्ती से हम उसको किसी पर थोप नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर समुदाय के लोग अगर राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे तो उनमें देशभक्ति नहीं है। हो सकता है वो हमसे ज्यादा देशभक्ति रखते हो। तो ऐसी जो छोटी छोटी मतलब कि ऐसे जो छोटी छोटी बातें होती है उनको ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि संविधान में भी इसका डायरेक्टली कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान साफ कहता है कि मौलिक अधिकार मूल कर्तव्यों से भी ऊपर है। इसके अलावा देशभक्ति जो है वो दिल से आती है, जबरदस्ती से नहीं। स्कूल का असली मकसद क्या है, बच्चे को पढ़ाना या फिर अनुष्ठान करवाना। तो आप बताइए शिक्षा पहले होनी चाहिए या फिर गाना पहले। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।